Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. So today we will continue our chapter, 10th chapter. Okay, इस चैप्टर को अभी हम कंटिन्यू करेंगे आज भी. तो इस चैप्टर में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? Okay, so I have told you about the reproductive changes, है ना? तो what are the changes that taken place in our body in the time of adolescence? Okay. From the age of 11 till 18 what are the changes are taking in our body. ठीक है, कौन कौन से चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं. ओके, क्या क्या चेंजेस होते हैं? हम हाइट में चेंज होता है, वॉइस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हम पढ़ चुके थे कि जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना. फेशियल हेयर्स आ जाते हैं वॉइस के अंदर. तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं ये सब भी क्या होते हैं, ये किस टाइम होते हैं? एडोलेसेंस पीरियड में. ओके, सो अब पढ़ेंगे हार्मोन्स. ठीक है, कि हार्मोन्स किस तरीके से इन्हें कंट्रोल करते हैं. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं. डायरेक्ट कहाँ पर करती है वो? ब्लड के अंदर. कुछ हमने पढ़े थे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं. ये डक्ट्स के थ्रू अपना जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट्स करती है ना. बट ये जो सिक्रेशन जो होता है उनका डक्ट्स के थ्रू होता है. बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्टलेस कहलाती हैं और ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर ही अपना हार्मोन सीक्रेट करती हैं. द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन. ठीक है, ब्लड में जाने के बाद वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जहां उसको अफेक्ट करना है उस हार्मोन को, उसे हम बोलते हैं टारगेट साइट. ओके, और जो टारगेट साइट होती है वो उस हार्मोन्स की वजह से क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और इनका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? डक्टलेस ग्लैंड. ओके, द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, हम जानते ही हैं टेस्टिस और ओवरीज करती हैं. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन. एंड ओवरीज एस्ट्रोजन, है ना. तो यू हैव जस्ट लर्न्ड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, जैसे फेशियल हेयर्स और इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ये सब जो चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं. ओके, further the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. ठीक है, ये जो भी हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं ये किस हार्मोन्स, फर्दर एक दूसरा हार्मोन होता है जो इन हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है. और वो हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है, द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स. बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है वो. वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट्स करती है. इनमें से एक हार्मोन जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है. और ये क्या क्या कंट्रोल करता है? जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं उनको, और जो एग्स मैच्योर होते हैं. ठीक है, इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन इनको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, देखिए इसमें एक ये दिखाया हुआ है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है वो टेस्टिस और ओवरीज को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. कौन से? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स. देन क्या होता है? रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये हार्मोन्स ब्लड में सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं और बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं. उन बॉडी पार्ट्स को हम बोलते हैं टारगेट साइट. ठीक है,
स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑन एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का जो मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो चेंजेस जो होते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से फिर होते हैं। ठीक है, वो सब इनको कंट्रोल करता है। ओके, तो इस तरीके से जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, Haley and Pujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period. ठीक है, प्यूबर्टी क्या है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उसकी बिगिनिंग होती है, एक तरीके से स्टार्टिंग होती है। व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें जो एक है इंडिविजुअल वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, कैपेबल हो जाता है। बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन। ठीक है, अगर एक बार रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई बट कंटिन्यूज और इट एंड सम टाइम, तो ये क्या हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है या कोई एक एज ऐसी आती है जब ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ये खत्म हो जाती है वहां पर। ठीक है, देखिए फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं तरीके से होता है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में किस तरीके से होती है, क्या क्या फेजेस आती है। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. ठीक है, स्टार्ट हो जाती है मीन्स कैपेबल हो गया है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इट मीन्स क्या हो गई है, उसकी जो टेस्टिस है या ओवरीज है वो क्या है, गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती है ना। गैमेट्स क्या क्या होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं जो टेस्टिस से होते हैं प्रोड्यूस वो कहलाते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स कहलाते हैं एग्स, जो कहाँ से होते हैं, ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो उस टाइम जो एक पर्सन है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल्स। मीन्स ये जो पीरियड होता है रिप्रोडक्शन जो लाइफ होती है वो मेल्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, कि मीन्स जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक प्रोड्यूस होते हैं, बट जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिट मतलब सॉरी उनकी लिमिट होती है। ठीक है, एक नंबर उनका क्या होता है, फिक्स होता है कि इतने ही एग प्रोड्यूस होंगे लाइफ टाइम में। ओके, तो ये नंबर फिक्स होता है, बट स्पर्म्स का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक टाइम में हम कहते हैं बहुत सारे स्पर्म्स, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। In females, the reproductive phase of life begins at puberty 10 to 12 years of age. कब स्टार्ट हो जाती है, 10 to years में, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, ये फीमेल्स के अंदर 10 to 12 years में ये स्टार्ट हो जाती है and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. और कब तक रहती है, 45 to 50, मीन्स पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाता है जो एज होती है। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 45 से 50 की जो एज होती है उस टाइम तक इनकी लाइफ होती है। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, जब प्यूबर्टी चल रहा होता है उस टाइम बिगनिंग होती है, तो ओवा मीन्स एग जो होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स जब कोई भी फीमेल, कोई भी आप कह सकते हैं गर्ल, जब 10 to 12 ईयर्स के आसपास जब वो पहुंचती है तो उसकी जो ओवरीज हैं वो मैच्योर एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मीन्स ओवरीज से, ठीक है, 2 ओवरीज होती हैं, उनमें से किसी भी एक ओवरी से क्या प्रोड्यूस होता है, मैच्योर एग प्रोड्यूस होता है। और कब होता है, इसका भी एक फिक्स टाइम होता है, 28 to 30 डेज, मीन्स या तो मंथली है ना, 28, ये जो लाइफ होती है, लाइफ साइकिल होता है, सॉरी ये पीरियड है, ये क्या होता है पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी करता है ना, किसी में 25 डेज का होता है, किसी में 30 डेज का होता है, किसी में 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ा क्या होता है डेज में इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 डेज के अंदर कोई भी एक ओवरी क्या रिलीज करती है, एक मैच्योर एग को रिलीज करती है।
During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg. ठीक है, तो जो वो एग है वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, और जो यूट्रस है उस टाइम कैसा हो जाता है, थिक, थोड़ा सा थिक हो जाता है. इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मीन्स अगर उसे वहां क्या मिल जाते हैं, स्पर्म्स मिल जाते हैं, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है एंड बिगिंस टू डेवलप. ठीक है, तो वो डेवलप होने लग जाता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है. बट इन केस अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो क्या होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग इन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels are shed off. ठीक है, अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो वो बॉडी के बाहर आ जाता है. ठीक है, किस फॉर्म में आता है, उसके साथ एग के साथ साथ क्या आती है, बहुत सारा जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना, वो होता है उसके अंदर कुछ, और क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती है, तो वो उन सब के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. गर्ल्स में या फीमेल्स के अंदर ये चीज होती है, मंथली होती है ये चीज, मंथली एक एग मैच्योर होता है. ठीक है, और वो बॉडी के बाहर ब्लड वेसल्स के साथ में लाइनिंग, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसके साथ में बॉडी से बाहर निकल जाता है. और ये जो टाइम होता है कब तक होता है, 3 to 5 डेज तक का ये पीरियड होता है. किसी किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये 3 to 5 डेज का ये चलता है पूरा साइकिल. ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, ये जो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. ओके, और ये कितने डेज में होता है, मंथली हो सकता है, 30 डेज में हो सकता है, 28 डेज में भी हो सकता है, और किसी किसी में 25 डेज भी हो सकता है, या 30 से ज़्यादा भी हो सकता है. ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है, मीन्स जैसे हमने बताया 10 to 12 ईयर्स में ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है. ओके, अगर मतलब जब स्टार्ट होती है तब थोड़े टाइम तक जो ये लाइफ साइकिल है, मीन्स इसका जो 30 डेज का जो पीरियड है ये चेंज हो सकता है, मीन्स ये इरेगुलर हो सकता है. ज़रूरी नहीं है 30 डेज में ही आए, पहले भी आ सकता है, बाद में भी हो सकती है ये चीज़, है ना. तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इरेगुलर होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है या ग्रो अप होते हैं, तो ये जो साइकिल है वो कैसा हो जाता है, रेगुलर हो जाता है. मीन्स मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो रेगुलर हो जाती है. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. ठीक है, 28 से 30 दिनों के अंदर एक बार ये चीज मेंस्ट्रुएशन होता है, और ये ओनली किस में होता है, फीमेल्स के अंदर होता है. ओके, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट टर्म्ड मेनरिक. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेनरिक बोलते हैं. जब ये स्टार्ट होता है एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, तब ये जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, और उस पीरियड को हम बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है, जब ये स्टार्ट होता है, मीन्स प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में जब ये चीज स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन, तो उसे हम बोलते हैं मेनरिक, और जब ये एंड होता है तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर. ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो साइकिल है, मैंने जैसे भी आपको बताया, इरेगुलर हो सकती है, बट इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. ओके, बट थोड़े टाइम के बाद ये रेगुलर हो जाती है. ओके, Paheli says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is she right? Yes, it is. She is right. है ना, मीन्स जो फीमेल का या वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कब से कब तक होती है, मेनरेक से मेनोपॉज तक. मीन्स जब एग्स बनना स्टार्ट होते हैं वहां से लेकर जब वो जो लाइफ है, मेनोपॉज है, वो क्या हो जाता है, सॉरी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज. तो मेनरिक से मेनोपॉज तक उसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ
होती है। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो साइकिल है ये भी किससे होती है? हार्मोन से कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड्स द मैट्यूरेशन ऑफ द एग। ठीक है, द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। एग क्या होता है इस टाइम में? मैच्योर हो जाता है। इट्स रिलीज thickness of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur, है ना। अगर मीन्स कि ये साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि एग मैच्योर होता है, रिलीज होता है, ठीक है, यूट्रिन की जो वॉल है वो थिक होती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो बॉडी से बाहर आ जाता है। इन केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, अंदर बॉडी में ही एग बनता है, स्पर्म अगर उसको मिल जाते हैं वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। और इस सब के बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, जैगोट बनता है, एम्ब्रियो, देन फीटस, और किस तरीके से एक यंग वन बर्थ लेता है, ठीक है, किस तरीके से वो ग्रो करता है। ओके, समझ में आया ये सब कि मीन्स एग है, ठीक है, वो एग अगर एक एग रिलीज हुआ यूट्रस से, कब होता है? मंथली रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर वो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो वो बॉडी से ब्लड वेसल्स के साथ में बाहर आ जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल cycle. Okay, now next is how is the sex of the baby determined? कि किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम कि ये बॉय है या गर्ल है ना। तो ये चीज कब सेट होती है और किस तरीके से ये सेट होती है? देखिए, ये सब कब हो जाता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम ही ये चीज डिसाइड हो जाती है कि जो आने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से होता है ये। आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन। ठीक है, मतलब उसकी मदर और आंट बात कर रही हैं किसके बारे में? उसकी कजिन के बारे में, हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी, जो क्या है, प्रेग्नेंट है और उसको एक बेबी होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, वो ऐसे ही डिस्कस कर रही हैं कि जो होने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। आई वंडर व्हाट मेक्स अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इधर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, वो मतलब उसको ये सोचकर वंडर हो रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो किस तरीके से डिसाइड होता है उसमें कि ये बॉय होगा या गर्ल होगा। देखिए कैसे क्या होता है। Inside the fertilized egg or zygote is the instructions for determining the sex of the baby। ठीक है, जो fertilized egg होता है मीन्स एग जब किसके साथ, स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है उसका, वो फर्टिलाइजेशन होता है, और जो एग बनता है फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम कहते हैं जाइगोट, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसके बारे में? बेबी के बारे में कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, उसके सेक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस जाइगोट के अंदर होती है। दिस इंस्ट्रक्शंस इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग है वो भी क्या एक तरीका सिंगल सेल है, वो एक है ना सेल है, उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिन पर जीन्स लगे हुए होते हैं जो कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से कहाँ लेकर जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो वो क्रोमोसोम्स होते हैं कैसे होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। देखिए, recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell। हर सेल की जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cell। ठीक है, जो सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई, उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर।
पेयर्स कह रहे हैं मीन्स 46 क्रोमोसोम हो गए, है ना। तो उसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो ठीक है नॉर्मल होते हैं, और जो लास्ट पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। 2 chromosomes out of these are the sex chromosome। लास्ट का जो 23rd पेयर है, 22 पेयर ठीक है नॉर्मल होते हैं, बाकी कैरेक्टर्स के लिए होते हैं, बट जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो लास्ट वाला 23rd जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये बताता है कि ये बॉय होगा या गर्ल। नेम्ड एक्स एंड वाई, ठीक है, उनका नाम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल के अंदर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23rd पेयर होता है वो दोनों ही कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। वाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। बट जो बॉयज होते हैं या मेल होते हैं उनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। गर्ल्स के अंदर कैसा होता है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई होता है, ठीक है। फिर द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो गैमेट्स होते हैं या एग और जो स्पर्म होते हैं उनमें केवल एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। कितने सेट होते हैं, 23 पेयर्स अभी बताया, 23 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, लेकिन जो स्पर्म होता है या एग होता है उसके अंदर केवल एक सेट होता है, ठीक है, कि या तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा या उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा उस एग में। बट एग के अंदर तो क्या होते हैं, दोनों ही, फीमेल में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एग में तो एक्स ही होगा। बट जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, केवल एक सेट होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, स्पर्म के अंदर। have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has one X chromosome। ठीक है, अनफर्टिलाइज मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले एग में केवल क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि फीमेल में केवल एक्स ही होता है इसीलिए उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म्स में 2 काइंड्स के होते हैं, वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज ए वाई क्रोमोसोम, ठीक है। किसी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और किसी स्पर्म में वाई क्रोमोसोम हो सकता है। See figure 10.4, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child। समझ में आया? देखिए क्या है, इस फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है एग, ठीक है, और ये है स्पर्म, ये फीमेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग में तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही है, अगर, और स्पर्म में एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो एग है, सिंगल एग ही होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो एग है उससे कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है, ठीक है, एक बार में एक ही स्पर्म एक एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो अगर एक्स वाला स्पर्म आएगा, ठीक है, ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, देखिए फीमेल चाइल्ड, ठीक है, फीमेल में आ गए एक्स और एक्स, दोनों एक्स एक्स, स्पर्म में भी एक्स है और एग में के अंदर तो होता ही है एक्स, तो बनता है फीमेल, ठीक है, मीन्स गर्ल चाइल्ड होगी। और अगर एक्स जो एग है वो ऐसा स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है उसके साथ फर्टिलाइज होता है, तो क्या बनता है, एक्स वाई मीन्स क्या होगा, बॉय होगा। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है, और ये कब डिसाइड हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। समझ में आया कि फीमेल के अंदर तो केवल एक्स क्रोमोसोम ही है, उसका जो एग है एक ही एग है, उसके अंदर या एग एक्स क्रोमोसोम ही होगा,
ठीक है। बट जो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर रहा है, अगर उसके अंदर एक्स है तो क्या होगी, गर्ल होगी, और अगर वाई है उस स्पर्म के अंदर तो क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी बेबी बॉय है या गर्ल है, इस चीज को कौन डिसाइड कर रहा है, फादर का या मेल का जो स्पर्म है वो इस चीज को डिसाइड करता है। ठीक है। मदर इस चीज को डिसाइड नहीं करती कि मेल है या फीमेल है, बट फादर का जो स्पर्म है वो इस चीज को डिसाइड करता है कि होने वाला जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. ठीक है। अगर मीन्स आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ये माना जाता है कि जो मदर होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अगर लड़की हो जाती है, बोलते हैं ना, अगर लड़की हो गई तो माँ को ही कोसा जाता है कि इसने लड़की को बर्थ किया है ना, कि लड़की पैदा हो गई। बट अगर लड़का हो जाता है, ठीक है, तो भी तो बट ये चीज क्या है, गलत है। मीन्स किसी भी बेबी के बॉर्न होने में या वो मतलब गर्ल है या बॉय है, इस चीज को डिसाइड करने में केवल कौन सा मतलब कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है, ओनली फादर। ओके। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। ठीक है। मीन्स मदर को ब्लेम करना इस चीज के लिए कि गर्ल हो गई है, ये बिल्कुल कैसा है, अनजस्टिफाइड है, मीन्स पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। अभी तक हमने सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात की थी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव साइकिल किस तरीके से चलती है, मेल और फीमेल में उसकी लाइफ कितनी होती है, किस तरीके से किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से 2-3 टाइम्स रिवाइज करना। ओके। समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है। जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन कर लो। ओके। सो वी विल मीट in the next chapter with the topic hormones other than sex hormones. Okay. So till then, goodbye and take care.